देखिए अब हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो उसमें हमने क्या करा है कि अभी तक हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस की, हाइपर कंजुगेशन की, इंडक्टिव इफेक्ट की और एरोमेटिसिटी की, इतनी बात कर चुके हैं। अब हम चाहें तो स्टेबिलिटी पढ़ सकते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट देखना है, क्योंकि वो रेजोनेंस भी लगा रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है या हाइपर कंजुगेशन भी लगा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा रहा है। तो सिचुएशन में हम क्या करें, कौन से इफेक्ट को लगाएं, कौन से इफेक्ट को पहले लगाएं, कौन से इफेक्ट को बाद में लगाएं। तो देखिए, जहां इफेक्ट लगाने की बात आती है और आपको मान लीजिए कि बेंजीन रिंग मिलता है, तो बेंजीन रिंग के लिए मैंने 2 पॉइंट यहां पे लिख रखे हैं, इनको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ग्रुप अटैच्ड एट मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग। तो देखिए ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में अभी सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, अभी कोई ऑर्थो पैरा मेटा नहीं है लेकिन जैसे ही आपने कोई ग्रुप इस पे लगा दिया, जैसे आपने कोई ग्रुप लगा दिया, अब इसका 1 और 5 क्या हो गया, ऑर्थो पी के पैर वाला ये मुंडी है, पैर वाला क्या हो गया पैरा, मिड वाला क्या हो गया मेटा, और ये ऑर्थोपोडा मतलब जोड़ीदार हाथ होते हैं। ऑर्थो, ये ऑर्थो है, ये पैरा है और ये मेटा, पैर के सामने वाला पैरा और ये क्या हो गया मेटा। जहां भी ग्रुप लगाओ उसके जस्ट सामने वाला पैरा होगा। जैसे मान लीजिए कि ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप के सामने ये पैरा है, ये दोनों ऑर्थो है और ये दोनों क्या है मेटा है, ठीक है। तो कहीं पर भी ग्रुप लगाओ, तो अब क्या है कि ऑर्थो पैरा मेटा, पहले तो आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब आपको ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन पता चल गई तो आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज मोस्ट स्टेबल, या अरेंज द फॉलोइंग इन दीज कार्बोकैटायन इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, या कार्बोनाइन दे दे, या बोले कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, और फ्री रेडिकल का भी पूछ सकता है। तो किसी का भी अगर आपको पूछे, या विच ऑफ द फॉलोइंग गिव हाईएस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या इस तरह का कुछ भी बोले आपको, तो वो चीज़ें कौन ज़्यादा देगा कौन कम देगा, ये तो एक अलग केस हुआ कि वो उस टॉपिक को तो हम बार बार अलग अलग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है जो हर जगह अप्लाई होगी वो क्या है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के मेटा पोजीशन पे लगा होगा तो वो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट में 2 है, प्लस आई माइनस आई। आप देख लेंगे कि वो ग्रुप आपके प्लस आई के ऑर्डर में लिखा है कि माइनस आई के ऑर्डर में लिखा है। प्लस आई में लिखा है तो वो ग्रुप प्लस आई शो करेगा, माइनस आई के ऑर्डर में लिखा है तो वो माइनस आई शो करेगा। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो भी आपके पास है वो अगर मेटा पे लगा है तो वो क्या शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन मेटा पे तब लगा हो जब कोई एक ग्रुप पहले से लगा हो। और मैंने ये बोला आपको कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप COOH आपकी ऑब्जर्वेशन में, COOH इन आवर ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब है कि हमको क्वेश्चन दिया गया है एसिडिक स्ट्रेंथ का। मान लीजिए CH2+ होता हमारी ऑब्जर्वेशन में, इसका मतलब है कि हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। कोई माइनस होता है, इसका मतलब कार्बोनाइन के बारे में जानना है। NH2 होता है, इसका मतलब हमको बेस के बारे में जानना है। हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, एक ग्रुप हमारी ऑब्जर्वेशन में चला जाएगा, बाकी के जो ग्रुप होंगे वो उस पर इफेक्ट लगाएंगे। तो जो बाकी के ग्रुप इफेक्ट लगाएंगे वो कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, इसके लिए जो ग्रुप हमारी ऑब्जर्वेशन में है उसको फिक्स मान के बाकी को देखना है कि वो उसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर है। जैसे COOH के ये NO2 पैरा पर है और COOH के ये NO2 मेटा पर है।
मेटा वाला क्या लगाता है, इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये वाला -I लगाएगा। अच्छा, ग्रुप अटैच्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो या पैरा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन कैन शोज ऑल काइंड ऑफ इफेक्ट। जो ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे लगा होगा वो हर तरह के इफेक्ट शो करेगा, वो रेजोनेंस भी शो करेगा, वो हाइपर कंजुगेशन भी शो करेगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करेगा। लेकिन पहले आप प्रेफरेंस देंगे किसको, रेजोनेंस को, आर इफेक्ट को। उसके बाद अगर आप मान लीजिए उसमें आर इफेक्ट नहीं, वो आर इफेक्ट शो ही नहीं करता, तब आप बोलेंगे कि वो हाइपर कंजुगेशन, तब आप हाइपर कंजुगेशन चेक करेंगे। मान लीजिए वो हाइपर कंजुगेशन भी नहीं शो करता, तब आप इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। जैसे ये NO2 है, ये -I भी शो कर रहा है और -R भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ आप ये नहीं बोलेंगे कि ये -I शो कर रहा है, यहाँ आप बोलेंगे कि ये क्या शो कर रहा है, -R, क्योंकि पहले आपको रेजोनेंस देखना है। जब आपको -R, ये -R शो ही ना करता हो, तब आपको कुछ और बात करनी है। जैसे ये COOH है हमारी ऑब्जर्व, हमने सब COOH ऑब्जर्वेशन में, मैंने एक जगह लिखा है, आप समझ जाइए कि COOH सब हमारी ऑब्जर्वेशन में। अब इस COOH के ये कहाँ लगा है, पैरा पर। अब पैरा वाला क्या शो करेगा, सब तरह का इफेक्ट शो करेगा। अच्छा, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल, मल्टीपल बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, मतलब रेजोनेंस शो करने वाला, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये +H शो करेगा। +H का मतलब मैंने बोला था आपको कि हाइपर कंजुगेशन, और -H का मतलब बोला था रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। अब जैसे COOH के ये वाला किस पोजीशन पे है, ये मेटा पोजीशन पे है, तो अब मेटा पोजीशन पे लगा हुआ ग्रुप हमेशा +I या -I शो करेगा। अच्छा, CH3 क्या शो करता है, +I। ये इसके किस पे है, पैरा पे है, पैरा पे है। और OH के पास क्या होता है, लोन पेयर, OH लोन पेयर है, ये -I भी शो करता है और रेजोनेंस भी शो करता है। तो पहले क्या देखा जाएगा, रेजोनेंस, तो इसलिए इसको बोला जाएगा +R, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी OH है, मेटा पर है, -I +R दोनों शो करता है, लेकिन मेटा पे लगने वाला ग्रुप केवल क्या देखना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट, +R को तो भूल ही जाना है, तो ये -I शो करेगा। तो इस तरीके से आपको पहले इफेक्ट लिखना आना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है। जब आपको ये लिखना आ जाएगा तभी आप किसी भी ऑर्डर को बता पाएंगे, वरना आपको ऑर्डर बताना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक जानकारी दी, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ है, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, वो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी है। अब आप रेजोनेंस, अब आप GOC में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो आपने हथियार जुटाए हैं, अब आप उससे लड़ना चाहते हैं जिसके लिए आप हथियार जुटाए हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखिए स्टार्ट करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ AS से डिनोट कर दिया मैंने, बार बार एसिडिक स्ट्रेंथ लिखना पड़ेगा हम लोगों को। एसिड क्या होता है, एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करे। H+ डोनर अर्हेनियस ने बोला था, प्रोटॉन डोनर ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी ने बोला था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर लुइस ने बोला था, OH- मैंने बोल दिया। तो जो भी बेस करता है ना उसका उल्टा एसिड करता है, या जो भी एसिड करता है उसका उल्टा बेस करता है। जैसे एसिड H+ देता है तो बेस H+ लेता है, बेस OH- देता है तो एसिड OH- लेता है, इसलिए कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। ये सभी हमारे लिए क्या है, एसिड है, सारा कॉन्सेप्ट हमारे लिए एसिड है। लेकिन इसमें स्पेशली जो एसिड का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे लिए ये होगा, H+ डोनर। हाँ, ये बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं, मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ाया कि K ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा। नहीं जानते हैं तो याद भी कर लीजिएगा। K एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, अब Pk - log K होता है। K जितना ज़्यादा होगा Pk उतना कम होगा, मतलब Pk की वैल्यू जितनी कम एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा। कई बार क्या होता है, एसिड का Kb और Pkb दे देते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है।
जबकि एसिड के लिए उनको के देना चाहिए, पी के देना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी एसिड का पी के भी या पी के दे देते हैं, सॉरी के भी दे देते हैं, और वो बोलते हैं कि इनको अरेंज करो। तो वो उस समय के लिए मैंने ये आपको लिख के बता दिया। यहां मैंने कुछ एसिड का पी के वैल्यू लिखा है। देखिए पी के वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, सीधी सी बात जानिएगा। माइनस में है तो कम ही है, पी के वैल्यू कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। अब यहां पर जो मैंने वैल्यू लिखी है, ये मैंने एक बुक में डेटा मुझे मिला तो मैंने लिख दिया। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कई बच्चे कहते हैं कि सर हमको एनसीईआरटी में इसका ये वैल्यू मिल रहा है, या एनसीईआरटी में नहीं, वो कह रहे हैं कि सर हमको गूगल पे ये वैल्यू मिल रहा है या किसी बुक में वो। तो देखो यार, किसी बुक से मैंने भी लिख रखा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, वरना आपके पास कोई डेटा हो आप उसको याद कर लीजिएगा। मैंने ये अपने हिसाब से सही लिखा है, और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो आप अपना चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए एचआई से भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जिनको सुपर एसिड बोला जाता है। हमारे लिए अभी इस में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? एचआई है, जिसकी पीके वैल्यू -10 है, फिर HBr, फिर HCl। अच्छा, पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, पीएच स्मॉल पी और स्मॉल एच जो का मतलब है बेंजीन रिंग, मतलब ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, इसका -6.5 है। H3O प्लस का -1.76 है, 1.8 भी बोल देते हैं। पिक्रिक एसिड आप लोग जानते होंगे, पिक्रिक एसिड क्या होता है? OH ले लिया और 3 NO2 ग्रुप लगा दिया, टू 4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को पिक्रिक एसिड बोला जाता है। पिक्रिक एसिड की जो पीके वैल्यू हो वो 0.4 है, वहाँ पे आप चाहे वहाँ पे भी बना के लिख सकते हैं, 0.4। HCOOH की 3.7 है। ये मैंने मार्क इसलिए किया है, इसको याद करना है आपको। बेंजीन रिंग पे COOH मतलब बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ये क्या है? 4.2 है। एसिटिक एसिड का 4.7, H2CO3 का 6.4, फिनॉल का 10, और ये क्या है? एनिलीनियम आयन 10.7, मीथेनॉल का 15.2, वाटर का 15.76, इथेनॉल का, आइसोप्रोपेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल का सबका वैल्यू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक खास बात है, अकेला एलिफेटिक एल्कोहल में अकेला मीथेनॉल है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा है। बाकी सभी एलिफेटिक एल्कोहल की वाटर से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। फिनॉल एरोमेटिक है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होती है, लेकिन ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज़्यादा होती है, बाकी सब एल्कोहल एलिफेटिक एल्कोहल की वाटर से कम होती है। एल्काइन आप जानते हैं कि ये भी एसिडिक हाइड्रोजन रखता है, sp कार्बन के कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन के कारण। पीके वैल्यू 25 होती है। पैरा नाइट्रोफिनॉल मतलब फिनॉल के नाइट्रो पोजीशन, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हो तो 7.14, ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लगा हो तो 7.23, मेटा पे लगा हो तो 7.40। हाँ, अगर आप चाहें तो इनको अरेंज करना तो सबसे ज़्यादा पैरा, फिर ऑर्थो, तब मेटा, अपने आप अरेंज भी हो जा रहा है, वैसे हम इफेक्ट से भी समझाएंगे उसको। ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनॉल, अगर दो जगह नाइट्रो है, जैसे इसको हटा लिया और ये दो है तो इसकी वैल्यू ये है, और तीनों है तब तो वो पिक्रिक एसिड है, उसकी वैल्यू कितनी है? 0.4 है। ये कुछ वैल्यू है जिनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इनको लगातार देखते रहना है, याद करते रहना है। और मेरी क्लास में आप रहते तब तो मैं अगले दिन आपसे पूछ लेता कि चलो भाई बोल के दिखाओ, क्योंकि मेरी क्लास में हर बच्चे को ये उंगली पर रटा होता है, याद करवा देता हूँ मैं सबको। इसमें और भी मैं ढेर सारे लिखवाता हूँ, मैंने सारे नहीं लिखे हैं, वो सभी मैं लगभग 50 कंपाउंड में लिखता हूँ, और 50 कंपाउंड को मैं याद करवा देता हूँ कि आप पहले इसको याद कर लीजिए, और याद करने के बाद फिर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो वो दो तरीके से करते हैं, एक तो उनको याद रहता है, दूसरा उनके पास कॉन्सेप्ट रहता है। कहीं कहीं उनका कॉन्सेप्ट गड़बड़ाता है तो याद वाले से काम चल जाता है, कहीं कहीं उनका याद वाला गड़बड़ाता है तो कॉन्सेप्ट से काम चल जाता है। अब जैसे आपके पास केवल कॉन्सेप्ट है तो कई बार फेल हो जाता है,
केवल याद किए हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि याद नहीं आया उस समय, या ठीक से याद नहीं आया, मिसमैच हो गया, तो गड़बड़ हो जाता है। तो याद आप इसको करिएगा, मेरी तो रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को समझते हैं। अब देखिए, एक हमने हाइपोथेटिकल एसिड ले लिया HA। अब HA एसिड ऐसा ले लिया जो H+ दे रहा है। H+ देने के बाद जो बचता है वो कौन है? A-। A- क्या है? एनायन है। और H+ देने के बाद जो भी बचता है उसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं, तो इसलिए हम Cb लिख दे रहे हैं, कंजुगेट बेस। एसिड कंजुगेट बेस, ये एसिड तब स्ट्रांग होगा जब ये कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। क्यों? देखिए भाई, आखिर एसिड H+ क्यों देगा? उसको क्या पड़ी है H+ देने की? एसिड H+ इसलिए देगा ताकि वो H+ देने के बाद स्टेबल हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके दो ऐसे व्यक्ति हैं, दोनों A और B, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। एक के दोनों हाथ जो है सही, एकदम सही सलामत है, और दूसरे के हाथ में, एक हाथ में बहुत कैंसर है। मान लीजिए एक हाथ में क्या है? कैंसर है। डॉक्टर ने बोला A और मतलब B के हाथ में कैंसर है और A के हाथ नॉर्मल है। और आपसे डॉक्टर ने बोला कि यार मुझे इन दोनों में से किसी का हाथ काटना पड़ेगा। तो आपने बोला कि भाई इन्हीं लोगों से पूछ लो। तो डॉक्टर गया, बोला कि भाई मुझे तुम दोनों में से किसी एक का हाथ चाहिए। तो ये सोचेगा कि यार मैं तो बिना हाथ कटे स्टेबल हूँ, तो वो हाथ नहीं काटेगा। अभी क्यों काटेगा? क्योंकि वो हाथ कटने के बाद स्टेबल है। हाथ कटा तो वो बच गया, नहीं कटेगा तो धीरे 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 पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि H+ वो देगा जो देने के बाद स्टेबल हो जाए। तो आसानी से वो देगा जो देने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो आसानी से देने वाला एसिड, जो आसानी से H+ देने वाला एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग वो है जिसका एनायन क्या है? स्टेबल है। और वीक वो है जिसका एनायन क्या है? लेस स्टेबल। अनस्टेबल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अनस्टेबल का तो मतलब H+ देगा ही नहीं। तो हम वीक वीक वीक, लेस स्टेबल ऐसे करते जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ढेर सारे एसिड से कंपेयर करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन है। A- का मतलब कौन है? एनायन। मतलब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज़्यादा है, तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड की ज़्यादा है। अब स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। इसमें 3 फैक्टर हैं, जिसमें मैंने 2 यहाँ पर अभी लिख रखे। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN। हम लिखते ही हैं EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप तब देखेंगे जब आपका A- मतलब नेगेटिव चार्ज जिस एटम पर है वो सभी एटम सेम पीरियड के हों। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब सेम पीरियड के हैं, सेकेंड पीरियड के। तो EN, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज एटम, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ A-। मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आपने ये सभी एसिड ले लिए। अब आपको सबको पहले नेगेटिवली चार्ज बनाना है, तो आप क्या करेंगे? H+ हटाएंगे। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसका एक H हटाओ, इसका 2, इसका 3, इसका 4। कभी भी जब भी एसिड के साथ कंपेयर किया जाता है तो सबका एक ही H+ हटाया जाता है, चाहे उसके पास जितना भी H हो। तो सबका आपने एक एक हटा दिया। अब इसके पास F पे नेगेटिव चार्ज, इस पे O पे, इस पे N पे, इस पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये ऑर्डर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इस एनायन की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, ये लिखा हुआ है। तो F-, फिर OH-, फिर NH2-, फिर CH3-। और एनायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो इसलिए HF, NH3 और वाटर, मतलब CH4, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। दूसरा फैक्टर है साइज। साइज आप कब देखेंगे? साइज देखेंगे फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट। अभी हम ऑर्गेनिक की कोई बात नहीं कर रहे। देखिए,
अभी मैं आपको बेसिक एसिडिक स्ट्रेंथ समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ समझें तो पूरा समझें, फिर वो हिंदू मुसलमान और वो जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ना रह जाए। आप सारा एक साथ समझें, सबको एक साथ मिला के समझें, एकदम एकता का प्रतीक देकर, है ना। साइज क्या है, फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट में आपको देखना है। साइज ऑफ ए माइनस, उसका साइज ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ ए माइनस भी ज़्यादा होगा। HF, HCl, HBr, HI हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए। आप जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब सेम ग्रुप के हैं। और ये तो F माइनस है। अच्छा, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इस तरीके से हमने सबका एक H निकाल दिया, जैसा कि हम कर रहे थे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आपके सामने ये समस्या एसिडिक स्ट्रेंथ वाली बात है, सब में से एक H पहले उड़ा दीजिए। उड़ा दिया। अब आपने देखा कि साइज सबसे ज़्यादा I का है, फिर Br का है, फिर Cl का है, F का है। साइज ज़्यादा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI की, फिर HBr की, फिर HCl की, फिर HF की। और अगर आप अभी थोड़ी देर पहले देखे हों कि मैंने आप लोगों को पीके वैल्यू लिखवाई, तो आप चाहे पीके वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, और चाहे इस कॉन्सेप्ट से कर लीजिए, ठीक है। जो तीसरा फैक्टर है इसका, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। अब मेन फैक्टर आया, अब आपका ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अब आप रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, इन सबको देखेंगे। तो अब जो हमारा फैक्टर आ रहा है, इस यहां से स्टार्ट करते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। यहां तक इसको रहने देते हैं, यहीं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो से इसको स्टार्ट करते हैं। तब तक आप इन सबको क्या करिएगा, याद करने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ आपको क्या करना है, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ढूंढना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो नेगेटिव एटम जो A माइनस मैंने बताया था आपको, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो इसलिए हमको चाहिए EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, उस A माइनस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी और आपके कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। अगर ERG लग गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग गया, तो वो A माइनस के इलेक्ट्रॉन के बर्डन को और बढ़ा देगा, जिससे स्टेबिलिटी क्या होगी, घट जाएगी और आपका एसिड जो होगा वो वीक हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि EWG, ERG कहाँ पर है, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ एक ऑर्डर लिख रखा है, -R, -H, -I, 0 + I + H + R, और ये है फॉर बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब जैसे बेंजोइक एसिड, ये सब बेंजोइक एसिड है, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है। वैसे ही फिनॉल होगा, सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होगा। डायरेक्ट एक ही फिनॉल तो भाई एक ही कंपाउंड है, फिर सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल ही बनाना पड़ेगा आपको। तो अब इस केस में आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि ये ऑर्डर, इस ऑर्डर में आप चलेंगे, इस ऑर्डर को आप याद कर लीजिए। और फिर आपको क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए आपके लिए COOH क्या होगा, आपकी ऑब्जर्वेशन में हो गया। अब COOH के अलावा जो भी ग्रुप आपको मिलते हैं, उनके बारे में आप लिखेंगे इस पे कि कौन सा ग्रुप क्या शो कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आप क्वेश्चन को यहीं रोक दीजिएगा, और नहीं कर सकते तो मेरे साथ चलिए। COOH के मेटा पोजीशन पे ये है, +I लगाएगा, ये भी मेटा पर है, -I लगाएगा। ये पैरा पर है, दो चीज़ें लगाता है, -R भी लगाता है, -I भी लगाता है। तो यहाँ पर ये -R लगाएगा। पैरा पर है, दो चीज़ें लगाता है, लोन पेयर है, और +R लगाएगा और -I भी लगाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बोलेंगे क्या, +R। पैरा पर है, अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब +H लगा सकता है, और इंडक्टिव इफेक्ट तो लगाएगा, ये एल्काइल ग्रुप है, लेकिन पहले आप हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, इसलिए +H बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन सब के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो यहाँ हम
रेफरेंस के फॉर्म में इसको जीरो मान लेंगे, इसको रेफरेंस मानते हैं। इस जीरो लिखने का मतलब है कि यह हमारा रेफरेंस है, यहाँ पर कोई और एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं लग रहा। अब हमको इस ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए सबसे ज़्यादा माइनस आर कहाँ लगा है, 3 पे। माइनस आर के बाद माइनस एच कहीं है, नहीं है। माइनस आई कहीं है, यहाँ पर है। माइनस आई के बाद जीरो, जीरो है कहीं। जीरो के बाद प्लस आई कहीं है। प्लस आई के बाद प्लस एच कहीं है। प्लस एच के बाद प्लस आर कहीं है। देखिए बड़े आराम से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। समझ पा रहे हैं? एक और देते हैं। अब देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। जिस कॉन्सेप्ट से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वो मैंने फिर एक बार लिख दिया। आप किसी कॉपी में इसको लिख लीजिएगा तो बार बार आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए आपको जब मैंने पीके वैल्यू बताई थी तो अगर आप उस पीके वैल्यू को देखें तो इसकी पीक आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि हर जगह पर आपने एक चीज़ नोटिस करी कि SO3H ग्रुप अगर आता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ COOH से ज़्यादा है, और अगर COOH आता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ OH से ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि आप पिक्रिक एसिड बना दीजिए, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, OH से ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि कहीं SO3H आए तो पहले उसको लो, पहले SO3H को प्रेफरेंस दो, फिर COOH को दो, फिर OH को दो। चलो मान लीजिए 2 SO3H दो जगह पर आए तो बेंजीन रिंग वाला SO3H जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिवली दूसरा कोई R एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, बेंजीन रिंग वाला COOH ज़्यादा एसिडिक होगा कंपैरेटिवली कोई R COOH से, और बेंजीन रिंग वाला OH ज़्यादा एसिडिक होगा किसी ROH से। लेकिन यहाँ पर हमने पीके वैल्यू जब लिखी है तो मैंने आप लोगों को कुछ मार्क करवाया था, जैसे HCOOH इसको मार्क करवाया था मैंने, क्योंकि ये क्या है कि अलग से इसका पीके वैल्यू 3.7 होता है, इसका 4.2 होता है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि RSO3H के बाद HCOOH आ जाता है, मतलब इससे पहले से अगर आपको याद यहाँ पर देखना हो तो 1 2 3 4 5 6 हमारा कॉन्सेप्ट तो केवल 6 का है। लेकिन हम ये जानते हैं कि मीथेनॉल एक ऐसा एसिड है जो बाकी सभी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल से बस छोड़ के। मतलब फिनॉल तो एरोमेटिक हो जाता है, एरोमेटिक को एलिफेटिक की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा मीथेनॉल होता है, उसके बाद वाटर होगा तब। तो अगर आप इस ऑर्डर को याद कर ले तो आपको कई क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। आइए एक बार फिर से वही क्वेश्चन दिया है मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ का, देखा जाए कहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है। COOH कॉमन है हमारे लिए, बेंजीन रिंग एंड COOH कॉमन है, तो इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट नहीं देखना है, अब हमें बाकी चीज़ों का इफेक्ट देखना है। ये लगा है पैरा पर, लोन पेयर है इसके पास, +R दिखाएगा, -R दिखाएगा क्योंकि NO2 है पैरा पर है, +H दिखाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है, इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा लेकिन पहले हम हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। ये -I भी दिखाएगा लेकिन हम पहले रेजोनेंस देखेंगे। ये -I भी दिखाएगा लेकिन पहले हम रेजोनेंस देखेंगे। ये क्या लगाएगा, ये भी -R लगाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पास क्या है, अल्फा हेलोजन है, अल्फा हेलोजन है तो ये क्या करेगा, -H दिखाएगा, -I भी दिखाएगा लेकिन पहले हम -H देखेंगे। मेटा पर है केवल क्या दिखाएगा, +I दिखाएगा, और ये यहाँ पर हम लिख देंगे 0, ये हमारे लिए रेफरेंस हो गया। अब हमारा ऑर्डर ये है, सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि -R कहाँ पर है। तो -R हमें 2 पे मिल रहा है और 4 पे मिल रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट से तो सॉल्व नहीं हो रहा, अब तो -R में ही 2 जगह 2 आ गए। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन घटा रहा है, क्योंकि जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो इन दोनों में ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, NO2।
उसके बाद 4, ठीक है। माइनस आर खत्म, माइनस एच ढूंढिए, 5 पर है। माइनस एच के बाद आपको क्या ढूंढना, माइनस आई। कहीं दिख रहा है आपको माइनस आई? नहीं। 0 कहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। 0 के बाद प्लस आई, प्लस आई कहीं दिखा आपको? 6 में। प्लस आई के बाद आपको प्लस एच कहीं दिखा आपको? यहां दिखा, यहां दिखा। क्या नंबर है ये? 3 है। अब प्लस एच के बाद प्लस आर कहीं दिख गया आपको? प्लस आर कहीं नहीं है, ये रहा प्लस 1। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। अब अगर आप सोचिए कि मैं माइनस आर वाले 10 डाल दूं इसमें, कई माइनस आर, कई प्लस आर, कई प्लस एच वाले, ढेर सारे अलग अलग टाइप के अल्फा हाइड्रोजन, किसी में 2 किसी में 1, ढेर सारे टाइप के माइनस एच। अगर मैं इसमें 50 कंपाउंड भी लिख दूं तो आप इससे सॉल्व कर देंगे। और आपको क्वेश्चन कितने कंपाउंड का पूछा जाता है? 3 या 4, 3 या 4 कंपाउंड दिए जाते हैं, बोला जाता है अरेंज करो। मैं कम से कम 7 आपको कंपाउंड को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको सीखें कि कैसे ये होता है, ठीक है। एक फिनॉल का भी एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, मैंने वो कॉन्सेप्ट ऊपर लिख रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये भी क्वेश्चन वही है, इतना बड़ा कौन लिखेगा, एक बार लिख दिया हो गया। अब आपको देखना है कि किसका इफेक्ट क्या लग रहा है। सारे दिमाग आपको खोल के रखने हैं, सब कुछ खोल के रखना। यहाँ पर OH पर NO2 का इफेक्ट लग रहा है क्या? मेरे ख्याल से दरअसल क्या होता है ना कि जब मैं अकेला बोल रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा, लगता है ऐसा। टीचर को तो ऐसा लगता है। अच्छा, हर टीचर को लगता है कि वो बहुत बढ़िया पढ़ा रहा होगा, मुझे भी ये भ्रम है। तो कई बार क्या होता है कि हम बता के तो चले जाते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आता कि ले क्या बता गया यार ये। तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, डाउट पूछ लीजिएगा। NO2 इस पे क्या लगा रहा है? माइनस आ रहा है। अब भाई इतनी देर में ये तो आप समझी गए कि इंडक्टिव इफेक्ट तभी देखना है जब बाकी दोनों ना लगे, और या तो इंडक्टिव इफेक्ट मेटा पे देखना है, बाकी सब पे मेटा पे लगेगा तो केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। यहाँ पे क्या लग गया भाई? प्लस एच। अच्छा, यहाँ पर जब आपने इसको चेक करना चाहा तो आपको ये मिला कि इस पर ये इफेक्ट नहीं लगा रहा, ये तो खुद ही SO3H है। इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाए कि H कौन देगा तो H तो यही दे देगा। ये क्यों देगा भाई? ये इसके ऊपर इफेक्ट लगाएगा और ये H देगा, उससे पहले ये H दे देगा। तो इसलिए ये पूरे कंपाउंड में सबसे ज़्यादा एसिडिक यही है, सबसे ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि SO3H खुद H+ देने वाला है यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ SO3H को इसको अलग कर दो। ये क्या लगा रहा है? माइनस आर। ये क्या लगा रहा है? प्लस आर। और ये क्या लगा रहा है? प्लस आई। तो जब आप यहाँ पर ऑर्डर लिखना चालू करेंगे तो सबसे पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले आप लिखेंगे 3, क्योंकि अभी मैंने तो एक ऑर्डर लिखवाया था जिसमें मैंने बोला था कि पीएच OH और पीएच SO3H में पीएच SO3H ज़्यादा एसिडिक है। तो ये बाकी सब पीएच OH है और ये पीएच SO3H है। 3। अब 3 के बाद अपने नियम को फॉलो करो। 3 के माइनस आर कहाँ है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। दोनों में ज़्यादा माइनस आर किसका है? इसका है। तो 1 फिर 4। माइनस आर के बाद माइनस एच नहीं है, माइनस आई नहीं है, 0 भी नहीं है, प्लस आई बोल रहा, प्लस एच ये रहा, प्लस आर ये रहा।
तो ये हो गया आपका ऑर्डर। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि हमको लगता है कि हम सब कुछ समझा पा रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी बेसिक प्रॉब्लम होती है, आप बेसिक चीज़ें नहीं पढ़े होते हैं, इसलिए भी आपको नहीं समझ में आ रहा होता है। और आप तो जान ही रहे हैं कि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा तो ऐसा पढ़ाते हैं कि मान के चलते हैं कि आपको आता है। और यही बात लॉन्ग कोर्स में होती तो एक दिन में एक टॉपिक ही पढ़ाते। फिर जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ पे 5 लेक्चर बनाते, एक लेक्चर से काम नहीं चलता। तो अब जैसे ये वाला हो गया, अब इसकी बात करें तो इसको मिटा देते हैं। अब जैसे ये है कंपाउंड, तो यहाँ पर एफ है Cl और ये COOH है। तो जब COOH हो तो OH का क्या काम है? एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा 3 का है, क्योंकि भाई PHOH और PHCOOH में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ तो PHCOOH का होता है, तो इसलिए वही SO3H वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों में बात करनी है कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इन दोनों में 2 का ज़्यादा होगा, 1 का कम होगा। अब आप बोलेंगे कि 2 का क्यों ज़्यादा, 1 का क्यों कम? तो 2 कारण। पहली बात तो ये -I लगाएगा, हैलोजन के केस में मैंने बोला था, लेकिन ये क्या कर रहा है, -R भी लगा रहा है, -R भी लगा रहा है। देखिए मैं समझाता हूँ आपको। जब आप वो माइनस बना देंगे, मैंने आपको बोला था एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करा करिए, पहले एक H हटा दिया करिए। आप इसको ऐसे बनाएंगे, देखिए ये कॉन्सेप्ट लगेगा। भाई देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड तो बना नहीं लेगा। तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बस अट्रैक्ट ही कर सकता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में रिपल्सन भी होगा। अच्छा, जब आप O- को हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अगर हम ये प्रूफ कर गए कि ज़्यादा स्टेबल है, तो हम ये भी प्रूफ कर जाएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे बना देगा, जो इसके पास क्या है, वैकेंट डी है, ये क्या लगा गया, -R। और मैंने क्या बोला कि -R ही ज़्यादा इफेक्टिव किससे है, -I से। तो यहाँ पर क्या लग रहा था, -I, और यहाँ क्या लग गया, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या, इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, विड्रॉ कर लिया। पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा कोई, तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, -R। तो ये -R लग गया। तो अब -R लग गया, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि Cl वाला ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, फ्लोरीन वाले से। बात समझ पाए? लिख लीजिए इसको। अब देखिए एक टर्म आता है ऑर्थो इफेक्ट, मतलब यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने का एक और इफेक्ट है, तरीका है। ऑर्थो इफेक्ट क्या है, किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ इफेक्ट विच अराइज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रुप एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट।
किसी भी तरह का इफेक्ट अराइज हो जाए ऑर्थो पोजीशन पे पाए जाने वाले ग्रुप की वजह से बेंजीन रिंग के, तो उसको ऑर्थो इफेक्ट बोला जाएगा। अब ये ऑर्थो इफेक्ट क्या हो सकता है? ये हो सकता है SIR, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, SIR इफेक्ट बोला जाता है इसको। ये भी हो सकता है कि ऑर्थो पोजीशन पे पाए जाने वाला ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, या ये हो सकता है कि स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये तीसरा इफेक्ट है, लेकिन ये बेसिक स्ट्रेंथ में आपके आएगा, अभी काम का नहीं है। काम का है आपके स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, जो मैंने यहाँ पर समझाया है आपको, ये SIR इफेक्ट। इफ बल्की ग्रुप प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ बेंजोइक एसिड इट इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। कैसे इंक्रीज करेगा? बिकॉज इट डिस्टर्ब द प्लेन ऑफ COOH ग्रुप विच COOH ड्यू टू विच एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अब COOH का प्लेन डिस्टर्ब करने से क्या हो रहा है? देखिए COOH अगर H+ देगा तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव वाला चाहेगा कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे ना, बल्कि उस जो भी हो उससे इलेक्ट्रॉन खींचे। लेकिन COOH अपनी हरकतों से खुद ही बाज नहीं आ रहा। COOH खुद एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचता है। लेकिन जब इस COOH के बगल में कोई ग्रुप लग जाता है, अब वो ग्रुप चाहे EWG हो चाहे ERG हो, उससे नहीं मतलब है। ग्रुप का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो कोई भी ग्रुप हो, चाहे ऑर्थोपेटा डायरेक्टर हो चाहे मेटा डायरेक्टर हो, इससे लेना देना नहीं है। मतलब वो -I लगाए, +I लगाए, -R लगाए, +R लगाए, कुछ भी लगाए, वो ग्रुप बड़ा होना चाहिए। छोटे ग्रुप इफेक्ट नहीं डालते। वो कौन से ग्रुप है मैं बता दूंगा। तो ये ग्रुप, इस तरह के ग्रुप आने की वजह से, अब जैसे ये मेरी मुंडी यहाँ पर है और मेरे शरीर के साथ पेट थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ऐसे कर लेता हूँ। तो मान लीजिए कि अब मैंने अपनी मुंडी ऐसे कर दी, तो ये क्या हुआ? बॉडी के प्लेन से पीछे चला गया। या मैंने मुंडी ऐसे कर दी तो ये बॉडी के प्लेन से आगे चला है। डिस्टर्ब करना का मतलब आगे या पीछे दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। मैंने क्या दिखाया है आपको? डैश 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 करके, मतलब पीछे दिखा दिया कि ये ग्रुप की वजह से COOH बेंजीन रिंग के प्लेन में था ऐसे, और ये ऐसे हो गया। जब ये ऐसे हुआ तो प्लेन में ये पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में नहीं रह गए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन प्लेन में नहीं रहते वहाँ रेजोनेंस नहीं होता। तो बेंजीन रिंग क्या कर रहा है? अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है। तो ये अपनी आदत के अनुसार, जैसे मैंने बोला था ना कि भाई कुछ लोग अपनी हरकतों से खुद ही परेशान रहते हैं। इनको चाहिए कि इनको ये है कि भैया कोई हमको इलेक्ट्रॉन ना दे, और ये खुद ही बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ये खींच ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अब जैसे डायबिटीज़ के मरीज को बोला जाएगा भैया मीठा मत खाओ, तो उनकी हरकत ऐसी होती है कि वो घुमा फिरा के उनको मीठा बढ़िया लगता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा आदमी रख दिया जाए जो वॉच करे कि इनको मीठा दो ही मत, या इनको एक ऐसी जगह डाल दो जहाँ पर मीठा होता ही ना हो, मतलब इनको ऐसे कमरे में बंद कर दो जिसमें मीठा हो ही ना, तो वो कुछ ऐसा ही कि इस ग्रुप के, ये ग्रुप क्या कर रहा है? ये वही आदमी है जो क्या कर रहा है? इस मिठाई से इस डायबिटीज़ वाले पेशेंट को दूर कर दे रहा है, ऐसे दूर कर दे रहा है। तो अब क्या हुआ कि जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ नहीं रही है। अब क्या हो गया कि भाई नेगेटिव चार्ज तो यही चाहता है कि वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बढ़े, तो इस हिसाब से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। और एक बात कि ऑर्थो इफेक्ट बाकी सारे इफेक्ट पे डोमिनेटिंग है, मतलब -R -H -I जितना भी है उन सब पे डोमिनेटिंग है। कहीं पे भी ऑर्थो इफेक्ट लग जाएगा, मतलब SIR लग जाएगा, तो आप सबसे आगे उसी को रख देंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप इस इफेक्ट को, हर जगह लगता है लेकिन इस इफेक्ट को आप केवल बेंजोइक एसिड पे लगाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल बेंजोइक एसिड पर है। ठीक है, एक क्वेश्चन देकर आपको समझाते हैं। अब देखिए, हमने अपने इसमें थोड़ा बदलाव किया। हमने सबसे पहले ऑर्थो इफेक्ट लिख दिया। ऑर्थो इफेक्ट में भी बेसिक स्ट्रेंथ वाला नहीं है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाले कोई केवल लाना है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो इफेक्ट -R -H -I ऐसे कर दिया। अब अगर आप देखें कि हमने एक क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि ये ऑर्थो ग्रुप पर एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो यहाँ पर SIR लग गया। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ SIR भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा? -I, यहाँ पे क्या लगा? -R, और यहाँ क्या लग गया? 0।
तो अब अगर आप देखें कि भाई सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे SIR लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, या चलिए ऑर्थो इफेक्ट रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो SIR सबसे पहले हमारा ऑर्थो इफेक्ट के अंदर आता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 1 की है, उसके बाद -R कौन है, 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। 2 क्यों है, क्योंकि -I है, और 4 क्यों है, क्योंकि 0 है, ठीक है। SIR इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व व्हेन स्मॉल साइज ग्रुप आर प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। छोटा ग्रुप अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। वो छोटे ग्रुप है कौन से, वो फ्लोरीन है, NH2 है, CN है, O- है। इस तरह के ग्रुप अगर आपको मिलते हैं तो समझ लीजिए कि SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर आप नॉर्मल जो जानते हैं -R, -H, -H, उससे काम चलाइए, ऑर्थो इफेक्ट मत लगाइएगा। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आपको अरेंज करनी है, तो आप इस क्वेश्चन में एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आपको अरेंज करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या लग रहा है, SIR, यहाँ भी क्या लग रहा है, SIR, यहाँ भी क्या लग रहा है, SIR, यहाँ भी क्या लग रहा है, SIR। अब SIR सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जो ग्रुप सबसे बड़ा है तो सबसे ज़्यादा इस COOH को डिस्टर्ब करेगा। तो सबसे बड़ा ग्रुप कौन है, चौथा वाला। तो SIR सबसे ज़्यादा चौथे वाले में, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, चौथे वाले की, और उसके बाद तीसरे की, फिर दूसरे की, तब पहले की, ठीक है। अगर यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने को बोल दूँ और बोलूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ, तो आप दूसरे की ज़्यादा बता देंगे, पहले की कम बताएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे कि सर ये ग्रुप बड़ा है, SIR ज़्यादा लगेगा, ये ग्रुप छोटा है, SIR कम लगेगा। लेकिन नहीं, अब एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए देखते हैं कि कैसे। जब आपने COOH का COOH का H निकाला तो आपको एक रिंग मिल गया नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। जब आपने यहाँ COOH तो आप इन दोनों के बीच में, भाई कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता नहीं है, और इन दोनों के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, तो ये क्या है, लेस स्टेबल, और ये क्या है, मोर स्टेबल। अब जिसका एनायन ज़्यादा स्टेबल उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो गई, 1 की, किससे, 2 से। और जबकि अगर आप यही कॉन्सेप्ट इस पे लगा देते तो आपका आंसर पलट जाता। मेरी बात समझे। तो मैं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए बताए क्योंकि आप दोनों ध्यान रखें। और जो हमारा तीसरा SIP है वो तो बेसिक स्ट्रेंथ में आएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ, अगले वीडियो में बेसिक स्ट्रेंथ स्टार्ट करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन पे। लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। देखिए एमीन में बेसिक स्ट्रेंथ अगर देखा जाए, पहले तो एमीन की बेसिक स्ट्रेंथ की तो बात करेंगे ही, लेकिन बेस क्या होता है, बेस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए आप लोग। बेस एक ऐसी स्पीसीज होती है जो H+ एक्सेप्ट करता है, OH- डोनर होता है और इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये तीनों काम जो जितना आसानी से कर ले वो उतना अच्छा बेस माना जाएगा, जितना आसानी से कर ले। जैसे H+ आसानी से एक्सेप्ट करना एक अच्छा बेस की क्वालिटी है, OH- आसानी से डोनेट करना एक अच्छे बेस की क्वालिटी है, या इलेक्ट्रॉन डोनेट करना एक अच्छे बेस की क्वालिटी है। लेकिन बात हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक बेस की, जिसमें OH- का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि OH- हमारा इनऑर्गेनिक बेस में आता है, जैसे NaOH है, KOH है, COH ट्वाइस है, या BaOH ट्वाइस है। तो इन सभी में बेस OH- का रोल आएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है हमें इलेक्ट्रॉन डोनर की और H+ एक्सेप्टर की। तो अगर हम बात करें बेस की अदर देन एमीन और नाइट्रोजन कंटेनिंग
स्पेसीज की, अदर देन एमीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पेसीज, या नाइट्रोजन भी ले सकते हैं आप इसमें। तो देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कब देखेंगे? जब आपको सेम पीरियड का एलिमेंट मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिक स्ट्रेंथ, सेम पीरियड की बात हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ कम। CH3 माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ NH2 माइनस से क्या होगी? ज़्यादा। NH2 माइनस की OH माइनस से ज़्यादा, और OH माइनस की F माइनस से ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरा कंडीशन है साइज का। अगर बेसिक स्ट्रेंथ देखना है आपको तो साइज भी चेक करना पड़ेगा, और साइज के क्या होगा? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन साइज कब देखेंगे आप? सेम ग्रुप में। अगर सेम ग्रुप का एलिमेंट हो तो साइज देख लीजिए, सेम पीरियड का एलिमेंट हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करना पड़ेगा। अब सेम ग्रुप में कोई एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे सेम ग्रुप में कोई एग्जाम्पल लिया जाए सेम ग्रुप में कोई एग्जाम्पल लिया जाए, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस, ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। और आप जानते हैं कि साइज सबसे बड़ा किसका है? I माइनस का। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम किसकी होगी? I माइनस की। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? F माइनस की। साइज से एक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दो तो बातें आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा एक फैक्टर और आता है जिसमें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, तीसरा फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की या मोबिलिटी की। तो अगर मोबिलिटी की बात करें तो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज की होती है, और उसके बाद होती है किसकी? लोन पेयर की, और उसके बाद होता है बॉन्ड पेयर का। तो अगर एक ही स्पेसीज में आपको नेगेटिव चार्ज भी मिल जाए, मतलब एक ही एटम पे नेगेटिव चार्ज भी मिल जाए, लोन पेयर भी मिल जाए और बॉन्ड भी मिल जाए, और उस केस में आपको बताना हो कि किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे NH2 माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ एमोनिया से ज़्यादा होगा, क्योंकि NH2 माइनस के पास नेगेटिव चार्ज है और अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर। OH माइनस का बेसिक स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा होगा? H2O से। क्यों? क्योंकि OH के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज, और वाटर के पास क्या है? लोन पेयर। समझ पा रहे हैं क्या? दोनों चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब बॉन्ड पेयर की भी अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो जैसे CH3 माइनस और CH4 है, तो CH3 माइनस में क्या है? नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर है, और बॉन्ड पेयर है तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका क्या होगा? कम होगा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या है हमारे पास? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड हमारे पास एमीन है, अमाइड है, एमिडीन है। एमिडीन आप नहीं जानते होंगे, लेकिन आप ग्वानिडीन को पहचानते होंगे, ग्वानिडीन नाम सुना होगा आप लोगों ने। एरोमेटिक एमीन है या एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन है। तो ऐसे कंपाउंड है जिनकी बेसिक स्ट्रेंथ को हमें कंपेयर करना है। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिए कि अगर हम इसको एलिफैटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एमिडीन और एमाइड में
कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा 3 का, मतलब एमिडीन का, उसके बाद 1 का, उसके बाद एरोमेटिक का और उसके बाद 4 का। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा कि तीसरे की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर पहला एलिफेटिक एमीन है, दूसरा एरोमेटिक एमीन है, और अमाइड की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। कभी भी किसी क्वेश्चन में पूछा जाए आपको और आपको पूछा जाए कि लिस्ट बेसिक, सबसे पहले ढूंढिए कि क्या कोई अमाइड है। अमाइड पहचानने का तरीका है कि C और N के बीच में बॉन्ड हो, अब चाहे ये रिंग हो और चाहे ऐसे ही हो, बस C और N के बीच में एक बॉन्ड होना चाहिए और C पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ H हो सकता है, यहाँ भी H हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अमाइड आपको चेक कर लेना है। अमाइड चेक करना आना चाहिए आपको। अगर आप अमाइड चेक करना जानते हैं तो समझ लीजिए आप लिस्ट बेसिक को भी पहचानते हैं। अब बात आती है कि एमीन के बारे में बताया जाए, तो एमीन के बारे में बताने के लिए सबसे पहले हमारे पास है एलिफेटिक एमीन। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है ये स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के क्वेश्चनों को करने के लिए है, ना कि होल ईयर कॉन्सेप्ट में जैसे हम पढ़ते हैं वैसे समझने के लिए है। अगर आप बोलें कि एलिफेटिक एमीन को हमें पूरा समझाया जाए कि क्यों इसका ज़्यादा बेसिक होता है, कम बेसिक होता है, तो मेरे ख्याल से जिस छोटे से वीडियो में हम इस सारे टॉपिक को डाल रहे हैं वो पूरा टॉपिक हम नहीं डाल सकते। यहाँ मेरा टारगेट है आपको उस क्वेश्चन को कराना, और आप अगर एमीन या बेसिक स्ट्रेंथ लेकर बैठे और मेरा वीडियो देखें तो आपको सारा का सारा 100% क्वेश्चन होना चाहिए। बस मेरी गारंटी यही होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि मैं आपको PhD करा दूँ, मैं यहाँ पर PhD नहीं करा सकता आपको 20-25 मिनट के वीडियो में। बस ये ज़रूर बता सकता हूँ कि क्वेश्चन आप कैसे करेंगे और कैसे आपका सही आंसर, सही अप्रोच होना चाहिए। तो एलिफेटिक एमीन, आप जानते हैं कि एलिफेटिक एमीन जो होता है उसमें R एक ग्रुप रहता है और R एक एलिफेटिक ग्रुप रहता है। अब ये RNH2 हो सकता है, RNHR हो सकता है, या RNR हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हम जानते हैं कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी एमीन है। ठीक है भाई। अब R हमारा क्या हो सकता है? कोई भी एलिफेटिक ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा जो ये जनरल ऑर्डर होगा उसमें मिथाइल नहीं होगा। मिथाइल के लिए हम एक अलग ऑर्डर लिखेंगे। तो आप जानिए कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो आपको 231 आपको याद रखना होगा। 231 का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन? सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी और उसके बाद कौन? प्राइमरी। सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। लेकिन इन गैसियस स्टेट बोले, अच्छा ये है इन एक्वस मीडियम और नॉट मेंशन्ड। अगर आपको कुछ नहीं दिया है या आपको एक्वस मीडियम दिया है तो आप इस ऑर्डर को फॉलो करिए। कुछ भी नहीं दिया है तो भी इस ऑर्डर को फॉलो करिए, एक्वस मीडियम दिया है तो भी इस ऑर्डर को फॉलो करिए। लेकिन अगर आपको स्पेशली बोला गया है गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट देने पर आप टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी करेंगे, क्योंकि टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में ओनली प्लस आई इफेक्ट काम करता है, केवल प्लस आई इफेक्ट काम करता है। अब देखिए, अगर यहाँ प्लस आई लगता है तो इसके लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यहाँ पर प्लस आई लगेगा तो इनके लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो तीनों प्लस आई लगाएंगे तो टर्सरी का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ये आंसर आपको तब बोलना है जब केवल गैसेस स्टेट हो, और अगर गैसेस स्टेट नहीं दिया हुआ है, गैसेस स्टेट नहीं दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये फॉलो करना है 2, 3, 1। लेकिन ये 2, 3, 1 कब फॉलो करना है आपको? जब R नॉट क्या हो? मिथाइल हो। R क्या नहीं होना चाहिए?
मिथाइल नहीं होना चाहिए। 231 एक नंबर है, 231 एक नंबर है जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर यही चीज़ मिथाइल के साथ दे दी जाए, आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर मिथाइल होगा तो हम क्या करेंगे, तो मिथाइल होगा तो अगर R हमारा मिथाइल है उस केस में आप इसको 2, 1 और 3 बना देंगे। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो हमारा 2, 1, 3, 213। 213 एक छोटी संख्या है 231 से, और मिथाइल भी छोटा ग्रुप होता है, तो बड़ा आसान होगा आपको याद करना कि छोटे ग्रुप के लिए छोटी संख्या 213 और बड़े ग्रुप के लिए बड़ी संख्या 231। तो आपको एलिफेटिक एमीन बड़े आसानी से आप कर लेंगे, बस आपको सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी ढूंढना आना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैं 25-15 मिनट के वीडियो में आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आपको ढूंढना ही नहीं आता है, तो बेटा आप ये वीडियो मत देखिए, आपके काम का नहीं है ये, क्योंकि काम का उन्हीं के लिए होगा जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचानते होंगे, सबके काम का फिर ये नहीं रह जाएगा। तब तो आपको अभी बेसिक की ज़रूरत है बेटा, अभी अपने टीचर से बात करिए और बेसिक को पढ़िए। गैसियस स्टेट में यहां पर भी 3 to 1 होगा। इन एक्वस मीडियम नॉट मेंशन में 213 होगा, लेकिन गैसियस स्टेट में अभी भी 3 to 1 होगा, क्योंकि अभी भी मिथाइल प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होगा गैसियस स्टेट में केवल। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि गैसियस स्टेट में हमेशा 3 to 1। अगर एलिफेटिक एमीन में कोई और एमीन है मिथाइल को छोड़ के तो 231, और अगर मिथाइल है तो 213। ये ध्यान रखना है आपको। ये बात हुई एलिफेटिक एमीन की। एलिफेटिक एमीन में थोड़ा सा और ध्यान रखना है, जैसे मैं एक क्वेश्चन कराऊँ आपको और बोलूँ कि CH2 NH2 है, दूसरा CH2 NH2 है, तीसरा CH3 CH2 NH2 है, और चौथा CH3 CH2 NH CH2 CH3 है। ये 4 कंपाउंड है, हमें लोन पेयर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोन पेयर आपको लिख के देगा भी नहीं। लोन पेयर तो आपको अंडरस्टूड है कि लोन पेयर होना चाहिए वहाँ पर। हमारे पास 4 कंपाउंड मिल गया। सबसे पहले आपको ये देखना है हमारा लोन पेयर अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, अवेलेबल है कि नहीं है मतलब डीलोकलाइज्ड है कि नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये वाला लोन पेयर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, अच्छा ये लोन पेयर यहाँ पर डीलोकलाइज नहीं है, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड का क्या है, गैप है। तो ये लोन पेयर कैसा हो गया, लोकलाइज्ड, और ये कैसा हो गया, डीलोकलाइज्ड। अच्छा यहाँ पर कोई डीलोकलाइजेशन नहीं, तो ये क्या है, लोकलाइज्ड, और ये भी क्या है, लोकलाइज्ड। ये सब लोकलाइज्ड हो गए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ हमेशा लोकलाइज्ड की ज़्यादा होगी किससे, डी लोकलाइज्ड से। इतना ध्यान रखेंगे आप, लोकलाइज्ड की डी लोकलाइज्ड से ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि इसको छोड़ के बाकी तीनों इससे ज़्यादा बेसिक हैं। इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि इन तीनों में क्या होगा। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो पहले कौन आएगा, सेकेंडरी आएगा। तो हमने बोला कि 231 या 213 चाहे जो ले लेते हैं, आपको 2 तो लाना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहले लाएंगे आप चौथा जो कि सेकेंडरी है। उसके बाद बचता है हमारे पास प्राइमरी, 2 प्राइमरी। तो इन दोनों प्राइमरी में देखिए यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो ये क्या लगा रहा है, माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो जाहिर सी बात है इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करी, घटा दी। तो 4 के बाद क्या आया, 3, और 3 के बाद 1, और 1 के बाद 2। बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़िया आप लोगों ने बताया है, ताली नहीं बजाइए। और 4, 3, 1, 2 है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है क्लास में। देखिए आप लोग क्लास में अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं, अपने जीवन में मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें हमेशा इसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है।
ये हमेशा ध्यान रखा करिए आप लोग। 4 3 1 2 बिल्कुल सही समझ में आया आप लोगों को। तो लोकलाइज्ड और डी लोकलाइज्ड में हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा देख लेना है कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है, डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो लोकलाइज्ड से ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता। लोकलाइज्ड से ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता, वो हमेशा ही कम बेसिक होगा। अच्छा अब बात करते हैं एरोमेटिक एमीन की। एरोमेटिक एमीन क्या हो सकता है? तो एरोमेटिक एमीन में हमारे पास 3 एमीन हैं जो एरोमेटिक हो सकते हैं। एक है, नाम है इसका पिरिडीन। एक है नाम है इसका एनिलीन। इस पे बड़ी चर्चा होने वाली है क्योंकि एनिलीन के डेरिवेटिव बनेंगे भाई। और एक है जिसको हम बोलते हैं पायरॉल। ठीक है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं? पायरॉल। तो पायरॉल, पिरिडीन और एनिलीन। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड इज मोर बेसिक देन डीलोकलाइज्ड। तो अगर इन तीनों में बात करें कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो देखिए इस लोन पेयर के रहने या ना रहने से इसके रेजोनेंस में कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता, तो ये कैसा हो गया? लोकलाइज्ड हो गया। क्या यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? अच्छा, ये लोन पेयर क्या हुआ? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया, और ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया। अच्छा, अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्या यहाँ रेजोनेंस होता? बिल्कुल होता, क्योंकि तीनों बॉन्ड क्या है? अल्टरनेट है। यहाँ रेजोनेंस इसके पार्ट करने से नहीं हो रहा है, ये भी पार्ट कर ले रहा है, लेकिन यहाँ अगर ये पार्ट ना करे तो क्या रेजोनेंस होगा? नहीं। तो इसका मतलब है कि ये तो पार्ट करना ही करना है इसको, क्यों? इसको पार्ट करेगा तभी 2 2 4 2 6 हकेल रूल को फॉलो करेगा, एरोमेटिक कंडीशन आएगी। तो इसका मतलब है कि इस लोन पे ये लोन पेयर 100% डीलोकलाइज्ड होना ही होना है। ये ना हो तो भी काम चल जाएगा, और ये होगा ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हुआ? तो सबसे ज़्यादा बेसिक पिरिडीन, पायरॉल और एनिलीन की बात करें तो सबसे ज़्यादा 1, फिर 2, फिर 3। कोई दिक्कत आई क्या? किसी तरह की दिक्कत आई क्या? नहीं। अब हमें ये पूरे एरोमेटिक में एक बात जान लीजिए, पूरे एरोमेटिक में एरोमेटिक जब भी दे, सबसे आगे रखिए पिरिडीन को और सबसे पीछे रखिए पायरॉल को, और बीच में इसका डेरिवेटिव होगा। जितना भी आएगा, जो भी आएगा, सब बीच में यही होगा। कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि अरेंज द फॉलोइंग। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है, मैं लिखता नहीं हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते से घटते हुए क्रम में हम जाएंगे। पहला हमारा कंपाउंड है NH2, और यहाँ पे लगा दिया हमने CH3। दूसरा NH2, और यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। तीसरा हमने ले लिया NH2, और यहाँ पे हमने लगा दिया OCH3। और चौथा हमने ले लिया पिरिडीन, और पांचवा हमने ले लिया, क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है? तो यहाँ हमने ले लिया इसको पायरॉल ले लिया, एक पिरिडीन ले लिया, एक पायरॉल ले लिया। तो अब आप देखें कि हमारा टारगेट क्या है? नाइट्रोजन के लोन पेयर को लेना। मैंने आपको बोला था कि इसके लोन पेयर के जाने से यहाँ पर रेजोनेंस होता है, लेकिन अगर लोन पेयर ना जाए तो भी रेजोनेंस होता है। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ये लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा और ये हमेशा ही इन्वॉल्व होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? चौथा। और सबसे कम बेसिक कौन है?
5वां। अब हमारे पास बीच में जगह खाली है, 1 2 3, ज़्यादा जगह खाली हो गई 5। ठीक है भाई। अब हमें यहाँ 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 कुछ भरना है, क्या भरा जाए? तो देखिए ये जो ग्रुप है ये हाइपर कंजुगेशन से प्लस H लगाएगा। प्लस H का मतलब हाइपर कंजुगेशन है, क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है। मेटा पोजीशन पे लगने वाला कोई भी ग्रुप क्या लगाता है, या तो प्लस I लगाता है या तो माइनस I लगाता है। क्यों लगाता है प्लस I माइनस I? अगर आपको ये जानना हो तो आप देखें कि मेटा पोजीशन पे पाई का इलेक्ट्रॉन पहुंचता ही नहीं है, इस पोजीशन पे पहुंचा ही नहीं। तो ये जब पाई, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंचा ही नहीं, तो इधर रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन की कोई बात ही नहीं होगी। तो मेटा पर हमेशा प्लस I या माइनस I लगेगा। अच्छा, ये इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और ये लगाएगा प्लस R। ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंस इज ऑलवेज डोमिनेटेड ओवर हाइपर कंजुगेशन एंड हाइपर कंजुगेशन इज ऑलवेज डोमिनेटेड ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा जो सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है वो रेजोनेंस है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। उसके बाद कौन है, हाइपर कंजुगेशन है। उसके बाद कौन है, इंडक्टिव इफेक्ट है। तो हम लेकर आएंगे 3 1 2। आपको समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है आपको बच्चों, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। तो आप लोग आंसर भी बताते चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कि पिरिडीन और पायरोल में ये ध्यान रखना है कि पिरिडीन को सबसे आगे रख देना है, पायरोल को सबसे पीछे कर देना है, ये ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, एक बात आपको और बता दें कि अगर मान लीजिए कि एरोमेटिक एमीन में ही प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो जाए, एरोमेटिक एमीन में ही प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी हो जाए, कैसे? अब देखिए यहाँ से एक कार्बन जुड़ा है तो ये प्राइमरी है, यहाँ से 2 कार्बन जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी है, और यहाँ से 3 कार्बन जुड़ा है तो ये क्या है, टर्सरी है। तो ये हमारा टर्सरी है और ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। और एरोमेटिक में हमेशा 3 2 और 1 ही रहता है, यहाँ पर कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। 231 213 जैसा कॉन्सेप्ट केवल और केवल किस में रहेगा, एलिफैटिक में रहेगा। 231 कब रहेगा, जब अदर देन मिथाइल हो, और 213 कब रहेगा, जब मिथाइल हो। और यहाँ 3 2 1 टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, जैसा कि हम लोग वहाँ पर गैस स्टेट में करते थे, वो यहाँ हमेशा करना है। यहाँ पर क्या करना है, हमेशा करना है, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और ये प्लस I लगाएगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ये प्लस I लगाएगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, यहाँ कोई प्लस I वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए इसके पास 2 हैं, इसके पास 1 है, उसके पास कोई नहीं है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ टर्सरी का, फिर सेकेंडरी का, तब किसका होगा, प्राइमरी का। ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा चलते हैं और ले आते हैं एमिडीन को। अब ये एमिडीन क्या है? एमिडीन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और यहाँ ये R है, एमिडीन। हमारे पास 2 लोन पेयर है, एक को मान लिया हमने X और एक को मान लिया Y, और बोला कि H+ का इस पर अटैक करा दिया। H+ का अटैक कराया, हमारे पास X और Y 2 लोन पेयर है। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस पर लोन पेयर का अटैक होगा। तो देखिए हम दोनों जगह पर लोन पेयर का अटैक करा कर आपको दिखा देते हैं। एक बार X पे करा देते हैं, एक बार Y पे करा देते हैं। तो RC डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे H+ आया, ये प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, NH2 हो गया, यहाँ पे लोन पेयर है। ये पहली कंडीशन है जब हमने X पे अटैक कराया है। दूसरी कंडीशन Y पे जब हम अटैक कराएंगे तो RC डबल बॉन्ड NH, और ये हो जाएगा NH3+। ठीक है भाई। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर ये रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस है, लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड बनेगा 5वां बॉन्ड बनेगा, और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कभी नहीं बनाता है, क्योंकि वो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। उसके पास केवल 2s2p ऑर्बिटल है। आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 10 नहीं रख सकता, 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये क्या है, अनस्टेबल है,
और ये क्या है, स्टेबल है। तो अगर ये स्टेबल है तो इसका मतलब है कि H का अटैक कहाँ हुआ, X पर हुआ, और हमारा जो प्रोडक्ट बना वो RC डबल बॉन्ड NH2 प्लस बना। समझ पाए? तो ये एमिडीन की एक खासियत है कि एमिडीन H प्लस लेने के बाद रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ये देखिए, एमिडीन H प्लस लेने के बाद, तो कोई H प्लस लेने के बाद स्टेबलाइज हो जाए तो इसका मतलब है वो बड़े आसानी से H प्लस लेगा और वो बहुत अच्छा बेस माना जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और दोनों एक जैसा ही है, थोड़ा बॉन्ड इधर को इधर कर दिया है, बस दोनों बराबर हो गए। तो आपको 2 RS मिला, RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। ये तो था एमिडीन। एमिडीन के ही खानदान का एक आदमी है जो सबसे ज़्यादा बेसिक है। जैसे ये कुंभकर्ण है, और कुंभकर्ण से ज़्यादा ताकतवर कौन था, रावण। तो वो रावण है, रावण। लेकिन आप बाकी लोगों से तुलना नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेस से आप ऑर्गेनिक बेस की कभी तुलना नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक का सबसे कमज़ोर बेस भी ऑर्गेनिक के सबसे स्ट्रांग बेस से मजबूत होता है। मतलब इनऑर्गेनिक का सबसे कमज़ोर बेस माना जाता है NH4OH, वो भी ज़्यादा बेसिक होता है इनके एमिडीन ग्वानिडीन से। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं बोल देना है कि ग्वानिडीन इज़ द मोस्ट बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक इन द वर्ल्ड। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। इनके खानदान में एक ग्वानिडीन है, ग्वानिडीन। अब ग्वानिडीन क्या होता है, जो हमने R लगाया था ना, उस R की जगह पर भी क्या लगा दें, NH2 लगा दें। तो अब अपने पास क्या होगा, पहले तो यही लोन पेयर दे रहा था, अब ये भी लोन पेयर देकर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग। हाँ, ये अलग बात है कि H प्लस का अटैक अभी भी किस पर होगा, NH वाले पर होगा। समझ पा रहे हैं? तो ग्वानिडीन इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक वर्ल्ड। हाँ, ये नहीं बोलेंगे कि ग्वानिडीन इज द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन केमिस्ट्री वर्ल्ड। केमिस्ट्री वर्ल्ड की बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनिक वर्ल्ड की बात आप जरूर करेंगे। समझ पाए? तो ये हमारा ग्वानिडीन था। अब लाते हैं अमाइड को। अमाइड जो होता है ना, वो लीस्ट बेसिक होता है। अमाइड लीस्ट बेसिक होता है, RCONH2। अब अगर RCONH2 में अमाइड पर अगर आप नाइट्रोजन पर H प्लस का अटैक करा देते हैं तो यहाँ जो थोड़ा बहुत रेजोनेंस हो भी रहा है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए अमाइड क्या है, वो बहुत कम बेसिक है। समझ गए आप? ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अमाइड जब भी आएगा वो सबसे कम बेसिक होगा, उसको कभी भी आप ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो मैं आपको फाइनल ऑर्डर बताता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। बेसिक स्ट्रेंथ का फाइनल ऑर्डर, ग्वानिडीन, एमिडीन, कोई और दूसरा, मतलब ग्वानिडीन, एमिडीन। उसके बाद है एलिफैटिक एमीन। एलिफैटिक एमीन और एलिफैटिक एमीन में क्या करोगे भाई, 2, 3, 1 R नॉट क्या होगा, CH3 और 2, 1, 3 जब R किसके बराबर हो गया, CH3 के बराबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एलिफैटिक एमीन के बाद एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन में कौन, पिरिडीन। उसके बाद एनिलीन, ऐसे लिखा जाता है, एनिलीन डेरिवेटिव लिख सकते हैं हम। जरूरी नहीं है कि केवल एनिलीन हो, एनिलीन का कोई भी डेरिवेटिव होगा तो भी काम चल जाएगा। समझ रहे हैं? और उसके बाद क्या होगा, एनिलीन के बाद पायरोल। अब पायरोल के बाद कौन है, अमाइड। समझ पाए आप कि ग्वानिडीन, एमिडीन, एलिफैटिक एमीन में ये ले आएंगे। मैंने आप लोगों को बोला गैसीय स्टेट बोला जाएगा तो हमेशा क्या लाएंगे आप, गैसीय स्टेट बोला जाएगा तो हमेशा क्या लाएंगे, 3, 2, 1।
गैसियस स्टेट में हमेशा 3 2 1 लाएंगे, अदरवाइज आपको कुछ मेंशन ना हो तो ये दोनों लिखेंगे। मिथाइल होगा तो ये लिखेंगे और कुछ होगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, पिरिडीन, एनिलीन डेरिवेटिव, पायरॉल, अमाइड। समझ पा रहे हैं? तो ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। अब आप बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को समझिएगा, करिएगा। और अगर तो हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिसिटी पढ़ा और क्या नहीं जानते हैं हम? न्यूक्लियोफिलिसिटी। पहले मैं आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिसिटी बताऊंगा और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों को साथ लेकर चलेंगे। जानते हो क्यों? कारण क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। अब बेस जो है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, वो भी पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो भी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी में हम सबसे पहले बेसिसिटी तो हम पढ़े हुए, हम न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल पहली बात क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल के बारे में जाना जाए। न्यूक्लियोफाइल होता क्या है? तो देखो बच्चों, न्यूक्लियोफाइल वो है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच। हाँ, तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड दे आर, भाई एक तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो गए, दे आर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, और देखो न्यूक्लियस पे जाके कोई अटैक नहीं करता, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चला जाता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग बोलना थोड़ा ठीक नहीं है, बोला जाए तो बोलने वाले बोल देते हैं, भावनाएं अगर समझे तो वो भी ठीक है, चलो। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या है? पॉजिटिव चार्ज लविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो हमने लिख लिया न्यूक्लियोफाइल क्या है? पॉजिटिव चार्ज लविंग इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो या तो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। अब नेगेटिवली चार्ज में जैसे ले लीजिए R माइनस, OH माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, N3 माइनस, NH2 माइनस, N मतलब R2N माइनस। अगर कोई भी माइनस वाली स्पीसीज जैसे NO3 माइनस, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, अटैच है। H माइनस B, अगर H माइनस है तो H माइनस भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। ऐसे C6H5 माइनस, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। समझ रहे हो? C6H5 माइनस या कोई भी तरह का नेगेटिवली चार्ज, जैसे SH माइनस, जैसे SEH माइनस या CH3COO माइनस, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। लिख लो। न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल स्पीसीज जो कि क्या हो? न्यूक्लियोफाइल हो। तो न्यूक्लियोफाइल हो और न्यूट्रल हो तो इनके पास क्या होता है? लोन पेयर कंटेनिंग। तो लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी स्पीसीज होगा तो वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। जैसे आपका अमोनिया क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जैसे ROH क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2O भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2S भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल। जैसे ROOR, ये भी क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। जैसे RNH2 भी न्यूक्लियोफाइल है, R2N भी न्यूक्लियोफाइल है,
R3N न्यूक्लियोफाइल है। तो ये सब स्पीशीज ऐसी हैं जिनके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये लोन पेयर कंटेनिंग जितने भी स्पीशीज है वो सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इनके पास लोन पेयर है। न्यूट्रल हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पर ऐसा नहीं है, पर हमारा काम है क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जिसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, वो आप लिख लीजिए इसको। इलेक्ट्रॉन रिच है और ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी की बात करें तो अगर मान लो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें और एक तरफ एक कॉलम बना ले और बोले बेसिसिटी, एक तरफ न्यूक्लियोफिलिसिटी और एक तरफ बेसिसिटी। एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया हमने OH माइनस, न्यूक्लियोफाइल क्या ले लिया, OH माइनस। हम न्यूक्लियोफाइल यहाँ आपने लिखा था, यहाँ भी आपने न्यूक्लियोफाइल लिखा था, वहां एक सिंबल बना लीजिए। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है Nu माइनस। तो हमारा ये Nu माइनस है न्यूक्लियोफाइल OH। इस पर हमने CH3Cl पर कराया अटैक, तो यहां से Cl टूटा और यहां से OH का क्या हुआ, अटैक। जब Cl टूटा तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसने किस पे अटैक किया, CH3 पे। तो ये बना दिया CH3OH प्लस Cl माइनस, समझ पा रहे। और बेसिसिटी क्या है, OH माइनस, ये क्या हो गया, बेस HCl, इसने H पे अटैक किया और बनाया H2O प्लस Cl माइनस, ठीक है। जब इन दोनों के बारे में देखा गया कि आखिर न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी में डिफरेंस क्या है, H प्लस को छोड़कर किसी भी पॉजिटिव पे अटैक करना या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करना न्यूक्लियोफिलिसिटी, और केवल H प्लस पे ही अटैक करना बेसिसिटी। अब लेकिन OH को अटैक करना है प्लस पे, अब वो चाहे CH3 प्लस हो और चाहे H प्लस हो। H प्लस पे अटैक करेगा तो OH क्या कहलाएगा, बेस, और CH3 पर प्लस पे अटैक करेगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। समझ में। तो न्यूक्लियोफाइल not only attack on electron deficient species but also form covalent bond with कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। लिखिए, देखिए बेस only attack on H plus, बेस केवल किस पे अटैक करेगा, H प्लस, और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज बट ऑल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बोकैटायन या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकैटायन इसलिए बोल दिया क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, वरना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज किसी को भी आप जो है H प्लस का NO3 माइनस से रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन हो गया, बट वो ऑर्गेनिक में नहीं आ रहा है ना।
तो तीसरा जो फैक्टर है हमारा, मतलब तीसरा जो हमारा पॉइंट है, इसको मिटा देते हैं, है ना। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगा वो अफेक्टेड बाय स्टीयरिक हिंड्रेंस। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टीयरिक हिंड्रेंस। लेकिन बेसिसिटी जो होगा, बेसिसिटी is not affected by steric hindrance. Basicity is not affected by steric hindrance. समझ पा रहे? स्टीयरिक हिंड्रेंस जैसे मान लो कि कार्बोकेटायन है और कार्बोकेटायन CH3 प्लस पे OH माइनस का अटैक करना है और यहाँ H प्लस पे OH माइनस का अटैक करना है। तो जब कार्बोकेटायन बनाएंगे आप तो ऐसे बनाएंगे, जब आप H प्लस बनाएंगे तो फिर तो ऐसे ही बनाएंगे छोटा सा। OH का अटैक जब इस पे कराना होगा तो ये जो तीनों ग्रुप अगल बगल लगे हैं ये OH के अटैक को क्या करेंगे, रोकेंगे। अभी तो छोटे छोटे से ग्रुप हैं, कार्बोकेटायन सबसे छोटा ये। अब इससे बड़ा कार्बोकेटायन मान लो यहाँ CH3 लगा, या न्यूक्लियोफाइल के ही अगल बगल कुछ ऐसे ग्रुप लगे हों जो उसके नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर को ढक ले जाए, तो उसकी वजह से अटैक क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस अफेक्टेड द न्यूक्लियोफिलिसिटी, बट बेसिसिटी, अब बेसिसिटी पे किस पे अटैक करना है, H प्लस जो है वो चींटी की तरह है और न्यूक्लियोफाइल चूटे से लेके हाथी तक की तरह है। चींटी तो है ही, न्यूक्लियोफाइल जो है वो मतलब जो जिसपे अटैक करना है इसको, वो चूंटे से लेके हाथी तक है, कुछ भी हो सकता है। तो अटैक करना क्या होता जाएगा, मुश्किल। तो स्टीयरिक हिंड्रेंस अफेक्ट करेगा लेकिन बेसिसिटी अफेक्ट नहीं करेगा। समझ में? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, हम फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी वर्सेस बेसिसिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करेंगे, अफेक्ट। तो पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to electron density. Nucleophilicity is directly proportional to electron density. Electron density ज्यादा तो nucleophilicity ज्यादा, electron density कम तो nucleophilicity कम। अब वैसे basicity and आप basicity भी बोल सकते हैं। Nucleophilicity and basicity both are directly proportional to किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे OH माइनस का H2O से, क्यों, OH पे नेगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या है, लोन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा किसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज पे। तो हमेशा नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोन पेयर से क्या होता है, ज्यादा। जैसे HS माइनस का H2S, NH2 माइनस का अमोनिया से। समझ पा रहे?
जैसे आप ले लें CH3 माइनस का किससे CH4 से, वैसे तो CH4 इलेक्ट्रॉन देगा ही है और CH3 माइनस को कंपेयर कर दिया खाली। तो CH4 में तो सब कोवैलेंट बॉन्ड है, तो 1 और पे तो है, तो इलेक्ट्रॉन तोड़ के दे देगा, तो तोड़ के देगा तो फिर तो ये इसमें चेंज है, तो ये लिख लीजिए एक OH माइनस दूसरा फैक्टर है हमारा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। लेकिन ये तभी आप देखेंगे जब सेम पीरियड इन्वॉल्व होगा, मतलब पीरियोडिक टेबल का सेम पीरियड जब इन्वॉल्व होगा तब आप क्या करेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी both are inversely proportional to electronegativity. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, जैसे CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, ये सब क्या होंगे, CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस, सेम पीरियड के एलिमेंट है और सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों ही क्या हो जाएंगे, कम, CH3 माइनस का सबसे ज्यादा। जैसे तीसरा फैक्टर जो हमारा है, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दे सकते हैं, PH2 माइनस जो है वो HS माइनस Cl माइनस, ये भी एक एग्जांपल कि PH2 माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन HS माइनस एंड HS माइनस इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl माइनस। क्यों? क्योंकि ये सेम पीरियड के हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों ही क्या होते हैं, कम हो जाए, दोनों ही कम हो जाएंगे, लिख लिया होगा आपने। तो जो हमारा अगला फैक्टर है वो है साइज, तो क्या है, साइज। लेकिन साइज के लिए हमारा जो होगा वो फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट जब होंगे तब हम साइज अप्लाई करें। न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज। बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा साइज। अच्छा, अभी तक आप देख रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों का ऑर्डर क्या चल रहा था, सेम। इस बार आपने देखा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हुआ, बदल गया। अब अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी जानना है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानना है, तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है I माइनस, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस, फिर F माइनस। लेकिन अगर बेस के बारे में जानना है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में जानना है, तो सबसे अच्छा F माइनस, फिर Cl माइनस, फिर Br माइनस, अतः I माइनस। समझ पा रहे हैं क्यों है ऐसा? देखो, आपको मैंने पिछली क्लास में लिखवाया कि न्यूक्लियोफाइल नॉट ओनली अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज बट आल्सो फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बोकैटायन। अब कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाएगा? अकॉर्डिंग टू फजाल्स रूल, लार्जर एनायन फॉर्म बेटर कोवेलेंट बॉन्ड, हैव बेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो भैया I माइनस के पास कोवेलेंट कैरेक्टर क्या है, ज्यादा है, तो इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर
बेस बेस क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसलिए अच्छा बेस है, और ये अच्छा कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इसलिए अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। लिख लीजिए इसको। चौथा फैक्टर है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अब देखिए स्टेबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होते हैं स्टेबिलिटी। दोनों ही क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी किसी की ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन किसी को क्यों देगा? तो अपने पास ही रखे, समझे? तो यहां पर जैसे कि एक एग्जांपल लेकर ऑर्डर बताएं आपको, RO माइनस HO माइनस, इनऑक्साइड है, O माइनस, जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं राइट की तरफ, स्टेबिलिटी क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। यहां पर क्या लगा? प्लस है। यहां पर क्या है? रेजोनेंस। यहां पर क्या है? इक्वल आरएस है। रेजोनेंस तो है लेकिन इक्वल आरएस है। दोनों ऑक्सीजन का ही नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहां पर क्या है? 2 इक्वल आरएस, और यहां पर 3 इक्वल आरएस। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं, स्टेबिलिटी क्या होती है? उतनी ही बढ़ती जाती है। तो इसलिए ये ऑर्डर में ध्यान रखिएगा कि ये ऑर्डर बेसिसिटी का भी है और न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी है। ठीक है, लिखा है इसमें। पांचवा फैक्टर है हमारा स्टीयरिक हिंड्रेंस। अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस और इन प्रेजेंस ऑफ स्टीयरिक हिंड्रेंस। Nucleophilicity decreases in presence of steric hindrance, but basicity has no effect by steric hindrance. Basicity has no effect by steric hindrance. जैसे एक एग्जाम्पल ले आपको बताया, CH3CH2O माइनस एंड CH3CH3CH3O माइनस, इन दोनों में स्टीयरिक हिंड्रेंस किसमें लग रहा है? फर्स्ट वाले में क्या लग रहा है? गधे तो छोटा सा। सेकंड वाले में बड़े बड़े ग्रुप बढ़ गए, तो स्टीयरिक हिंड्रेंस कहाँ ज्यादा लग रहा है? सेकंड वाले। यहाँ पे क्या हो गया? स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो अगर स्टीयरिक हिंड्रेंस आ गया तो क्या घट जाएगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी को घट जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका अच्छा होगा? फर्स्ट वाले का अच्छा होगा किससे? सेकंड वाले से। अब बेसिसिटी किसका अच्छा होगा? सेकंड वाले का। किससे? फर्स्ट वाले से। क्योंकि क्या लग रहा है? 3
प्लस आई और यहाँ पे क्या लगा है 1 प्लस आई। तो भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा बेस होगा, तो जाहिर सी बात है कि भाई बेसिसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन स्टीयरिक टेंडेंस बेसिसिटी पे कोई फर्क डालता नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इसलिए बेसिसिटी बढ़ गई। समझ में? लिख लो इसको। देखो ये pyridine है और ये मतलब टर्सरी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे टर्सरी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लग गया, इसके और इसकी वजह से क्या लग गया स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, अब स्टेरिक हिंड्रेंस लग गया तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा? न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा है? सेकंड का ज्यादा फर्स्ट से, लेकिन बेसिसिटी किसका ज्यादा? फर्स्ट का ज्यादा किससे? सेकंड से, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बढ़ाएगा। और स्टेरिक टेंडेंसी से किसको फर्क नहीं पड़ रहा? बेसिसिटी को फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अटैक तो किस पे कर रहा है? H प्लस पे अटैक करना है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो अब लिखिए, अब ये लिखिएगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब लिखिएगा ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, देखिए इसमें मैं आपको एक कोडवर्ड बताऊंगा। कोडवर्ड बताऊंगा आपको हिंदी में, अगर अच्छा लगता है, मातृभाषा है हमारी, अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, नहीं अच्छा लगता है तो कोडवर्ड तो हिंदी में ही है, आप अंग्रेजी में लिख लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सोलोमन की जो बुक है उसमें ये ऑर्डर दिया हुआ है, हम लोगों ने इसका एक कोडवर्ड बना रखा है। ये इसको लिख दिया हमने सफलता। सफलता की, सीएम को बोल दिया हमने सनक। सफलता की सनक इंडिया और हॉलैंड की आजादी। आजादी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका नाम एजाइड आया है। आजादी को बर्बाद करती है फोकट में। फोकट में क्यों? मतलब फिनॉक्साइड है, बर्बाद मतलब Br माइनस, फोकट में इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, तो हम इसको बोलेंगे एसेटो कोई फिर अल्कोहल मिलाएगा पानी में। है नहीं? अब बताओ प्रांजल, जब बर्बाद हो जाओगे तो क्या करोगे? अल्कोहल लो, पानी मिला नहीं। तो ये कोडवर्ड है, देखो इसमें की का कोई मतलब नहीं है। सफलता मतलब SEH माइनस, सनक Cl माइनस, इंडिया, हॉलैंड, आजादी, बर्बाद, फोकट में, ऐसे मतलब एसीटेट आयन, कोई क्लोराइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, अल्कोहल ROH अल्कोहल होता ही है, और पानी होता है। ठीक, तो अब बंद करते हैं इसको यहीं पर।
तो ये टॉपिक हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अब हम अगला जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भाई न्यूक्लियोफाइल पता चल गया, इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो हाइड्रोकार्बन की होगी, और हाइड्रोकार्बन में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में हम 12th वाले पोर्शन पे जाएंगे। अभी तो हमारा 11th वाला पोर्शन चलेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, थैंक यू।